तो आप लोगों को ठंडियों में आने में बड़ी दिक्कत होती है ना? ठंडियों में आने में बहुत दिक्कत होती है। 2-3 दिन से साधन भी नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग एक बात करेंगे विशेष। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर फर्स्ट की। ऑर्डर फर्स्ट में क्या है, याद है आप लोगों को? ऑर्डर पार्टीज ऑफ द सूट। इसमें दो बात है। ऑर्डर फर्स्ट में क्या है? पार्टीज ऑफ द सूट। वादों के पक्षकार, हिंदी में कहें तो वादों के पक्षकार। दो बात कही गई है, जरा विशेष रूप से सुन, ध्यान देना। एक कहा गया पक्षकार, एक कहा गया वाद। यानी कि एक पार्टी और एक सूट, यानी किसी मुकदमे में पक्षकार। इसका मतलब क्या होगा? यानी किसी मुकदमे में पक्षकार, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन से एक ये भी है कि किसी मुकदमे में कितने पक्षकार हो सकते हैं, कितने प्लेंटिफ हो सकते हैं, कितने डिफेंडेंट हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो दो बात है, एक वाद और एक पक्षकार, दो बात बना हुआ। दो बात से सेंटेंस दो बात रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि पार्टीज ऑफ द सूट, किसी मुकदमे में कितने पक्षकार होंगे। तो सबसे सॉरी, सबसे पहले आपको यह समझना है कि विवाद होगा, मुकदमा कब जो होगा, मुकदमा कब होगा, तो सबसे पहले आपको विवाद होगा। और विवाद स्वयं से नहीं होगा, अपने आप से विवाद नहीं होगा। विवाद किसी न किसी व्यक्ति, एक से हो सकता है, एक से अधिक से भी हो सकता है, या किसी एक ही व्यक्ति से कई लोगों के विवाद हो सकते हैं। जिसे आप सभी इतने सारे स्टूडेंट हो सकता है आप सभी का एक ही विवाद अपने टीचर मुझसे हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? लेकिन क्या आपको अपने आप से विवाद होगा? नहीं। तो विवाद होने तक, किसी न किसी व्यक्ति से विवाद होगा, तो विवाद होने तक क्या वाद हम कहेंगे उसे? मुकदमा कहेंगे? नहीं कहेंगे मुकदमा। जब किसी व्यक्ति का किसी से कोई विवाद होता है, वो किससे संबंधित विवाद है, उस विवाद को लेकर के न्यायालय के पास जाता है। और विवाद कैसा होना चाहिए? उसके किसी अधिकार या हित से संबंधित विवाद हो, तभी वो सिविल मैटर होगा। क्योंकि सेक्शन 9 पीछे पढ़े हो। किसी अधिकार और हित से संबंधित विवाद हो किसी व्यक्ति से, तब तक हम उसे वाद नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? विवाद कहेंगे। जब वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है न्याय की गुहार लगाने के लिए कि हम दोनों के बीच में न्याय कर दो, तो कोर्ट की जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को न्याय दे। कोर्ट की जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को न्याय दे, ठीक है ना? तो अब इसमें बात यह है कि पहले हम वाद को समझें। पक्षकार को हम थोड़े से रुक के समझते हैं, पहले वाद को समझें। जब न्यायालय में कोई विवाद लेकर जाते हो, तो विवाद न्यायालय में संस्थित कैसे किया जाएगा, यानी कि दाखिल कैसे किया जाएगा कोर्ट में, ये बड़ी चीज है। किसे किया जा सकता है, कौन कर सकता है, दोनों ही बात है। तो विवाद आपको समझ में आ गया कि किसी न किसी व्यक्ति से विवाद है। जब तक कि विवाद है वो मुकदमा नहीं कहेंगे। मुकदमा तब होगा जब कोर्ट के पास जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे। और न्यायालय के पास जाने के लिए सिविल रास्ते क्या हैं, जरा इस पर हम जाते हैं, चर्चा करेंगे। सेक्शन 26 में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट। और सेक्शन 26 के साथ मैंने अटैच कराया था ऑर्डर 4।
उसमें भी यही बात लिखा गया है। तो सेक्शन 26 में क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट, किसी मुकदमे को कब कैसे लाया जा सकता है कोर्ट में, किसी सिविल मामले को कैसे लाया जा सकता है कोर्ट में। जरा बेटा ध्यान, सभी लोग ध्यान देना इधर, कि सिविल मामले सिर्फ और सिर्फ वाद पत्र के प्लेंट के माध्यम से ही कोर्ट में लाया जा सकता है। अब बात ये आपके सामने क्वेश्चंस है कि प्लेंट जो वाद पत्र है उसे कौन ला सकता है और कहाँ दिया जाएगा। वाद पत्र कहाँ पर है, वाद पत्र ऑर्डर 7 में है। वाद पत्र का मतलब है कि एक फॉर्मेट है जिसमें से आप लोग क्या करते हो कि उसमें सारे अपने विवादों को सिस्टमैटिक वे में भर करके कोर्ट को प्रेजेंट करते हो। तो किसे किसे आप प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में वाद पत्र। वाद पत्र जो है जिसको कहते हैं प्लेंट, पहले आप ये समझ लो कि प्लेंट किसे किसे दे सकते हो। देखो, या तो स्वयं न्यायालय को जाकर दे दो, या तो न्यायालय के द्वारा कोई ऑफिसर नियुक्त किया गया हो प्लेंट को रिसीव करने के लिए, आप उसे दे दो। किसी को भी दे सकते हो, आपका प्लेंट रिसीव कर लिया जाएगा। प्लेंट कौन दे सकता है ये भी सुन लो, तो उसके आगे चर्चा करें। प्लेंट आप स्वयं जाकर के दो, या फिर आपकी ओर से आपका एडवोकेट वकील प्लेंट दे रहा है। लेकिन जरा ध्यान से सुना, जब आपका वकील प्लेंट दे रहा हो तो उस प्लेंट के साथ में उसका वकालतनामा लगेगा, वकालतनामा लगेगा। और उसमें एक बात कही गई है कि अगर प्लेंट वकील के थ्रू जमा करा रहे हो, आप प्लेंट दे रहे हो और वकालतनामा लगा है, अगर इनकेस उसमें वकील अपना सिग्नेचर करना भूल जाता है, एडवोकेट अपना सिग्नेचर करना भूल जाता है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई दूषित नहीं होगा, प्रोसीडिंग क्या कहते हैं कि हाँ इफेक्टेड नहीं होगा, विटिएट नहीं होगा प्रोसीडिंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़े। अब बात ये है कि ये जो वाद पत्र है, अगर कोई सिविल मामला है तो उसका जो मुकदमा स्टार्ट होता है कैसे होता है, हमेशा प्रेजेंटेशन से, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र के देने से ही होता है। और वाद पत्र हमेशा 2 कॉपी में दिया जाता है, हिलाओ मत, 2 कॉपी में दिया जाता है। ठीक है ना, सर्दी है तो पैर भी काबू में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ ध्यान से सुनो, चलो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, लग गया लग जाने तो, आपसे ज़्यादा कीमती नहीं है वो। ठीक है ना, लग गया लग जाने तो। ध्यान सुनो, वाद पत्र जो प्लेंट है, प्लेंट हमेशा 2 प्रति में दिया जाता है। अभी प्लेंट कैसे क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा वेट करो, भी ऑर्डर 7 पर चर्चा करेंगे। 2 प्रतियों में प्लेंट होगा, और जब प्लेंट के माध्यम से ही कोर्ट को ये जानकारी होता है कि किसके बीच इसका विवाद है, किसके बीच इसका विवाद है, प्लेंट एक्सेप्ट करता है। प्लेंट एक्सेप्ट करने के बाद जिस व्यक्ति को उसमें नाम दिया होता है उसको विवाद है, तो उस व्यक्ति को सम्मन इशू किया जाएगा। सबसे पहला स्टेज क्या होता कोर्ट का, इशू ऑफ सम्मन, सम्मन टू डिफेंडेंट। सबसे पहला स्टेज होगा सम्मन इशू करेगा, और इशू करने के साथ सम्मन के साथ में एक प्लेंट की कॉपी अटैच करेगा, प्लेंट की कॉपी सिविल मैटर में अटैच करेगा, और सिविल अटैच करके उस व्यक्ति को भेजा जाएगा, और उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि आ करके आप अपना जवाब दो, और लिखित जवाब दो, ओरल नहीं, लिखित जवाब दो, जवाब दो लिखित। और जो उसमें लिखित जवाब दिया गया हो या प्लेंट में दिया गया हो, इसको प्रूफ जो किया जाएगा, ये प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये प्रूफ शपथ पत्र द्वारा, एफिडेविट द्वारा प्रूफ किया जाएगा। हाँ नहीं, एविडेंस नहीं होता, उसको प्रूफ करने की बात कही जा रही है, एविडेंस नहीं कही जा रही, प्रूफ करने की बात कही जा रही है। ठीक है ना,
ये कब से जोड़ा गया है, ये शब्द जोड़ा गया है क्या कहते हैं कि जो संशोधन अधिनियम है, सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट 1999 से। इतनी बात अगर आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। देखो प्रेजेंटेशन प्लेंट के लिए एक बात और, प्रीवी काउंसिल में एक केस आप लोगों ने पढ़ा है, प्रीवी काउंसिल का केस पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का केस पढ़ा है आप लोगों ने? हंसराज गुप्ता के केस याद आ रहा है आप लोगों को? प्रीवी काउंसिल, हंसराज गुप्ता के केस में प्रीवी काउंसिल ने क्लियर कहा कि अ सूट इज अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ठीक, जब भी सिविल मामले की शुरुआत होगा कैसे होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर प्रेजेंटेशन प्लेंट को, वाद पत्र को वहां पर नहीं दिया गया तो आपकी सूट वगैरह कुछ नहीं है। तो जब उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जैसे वो न्यायालय में बन गया, एक मुकदमे के फॉर्म में हुआ वाद, और इस संहिता में, इस ऑर्डर में वाद शब्द परिभाषित नहीं है। वाद शब्द को नहीं परिभाषित किया गया है कि वाद क्या होता है। यह बताया गया कि वाद ऐसे कोर्ट में लाया जाएगा। कोर्ट से पहले आपका सिर्फ विवाद होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कोर्ट से पहले मान लो कि आपका कोई विवाद है मुझसे, तो सिर्फ आपका विवाद होगा कि इस व्यक्ति से ये विवाद है। जब कोर्ट में आप जाते हो तब वो क्या होता, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें न्याय दे। वहां से जब सूट रजिस्टर्ड किया जाता है तो सूट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, कहा गया कि संस्थित कैसे किया जाएगा सूट, इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ सूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। और वादपत्र के दाखिल करने से ही सिविल सूट का स्टार्ट माना जाता है। और वाद पत्र का किसी भी मुकदमे में, किसी भी विवाद में, जरा ध्यान से सुनना कि वाद जो है डिफाइन नहीं किया गया, सूट शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। तो हम ये बात कैसे पहचाने कि ये सूट होगा, ये कोई मुकदमा होगा? कैसे पहचाने ये सूट, वाद कैसे पहचाने? किसी वाद को पहचानने के लिए कि ये वाद है कि नहीं है, उसमें 4 बातें होनी बहुत जरूरी है। पहली बात क्या होना चाहिए कि उसमें कोई एक विरोधी पक्षकार होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वयं अपने आप से विवाद नहीं होगा। क्या आपका स्वयं अपने आप से विवाद हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मन का विवाद हो सकता है। अरे यार मुझे ये कपड़ा नहीं पसंद है, हटाओ यार। मुझे ड्रेस नहीं पसंद है, हटाओ यार। ये आदमी नहीं पसंद है, हटाओ यार। मन का विवाद हो सकता है, लेकिन मन का विवाद तो न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है ना, कि आप जाकर के ये भी कहेंगे जज साहब हमारे मन को शांति नहीं है, हमारा मुकदमा लिख लिया जाए। तो जज साहब कहेंगे आइए हम आपको मन के शांति के लिए आपको थोड़ी दिन जेल में भेज देते हैं। ठीक, आपके मन की शांति हो जाएगी। लेकिन क्या जज साहब इस बात पर जेल भेज सकते हैं क्या आपको? हाँ भेज सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि आपका आपने कोर्ट का समय खराब किया है। कोर्ट को आपने खेल खेल में ले लिया, कंटेम्प्ट किया आपने। भेज सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो जरा सा बात सुनना कि उसमें स्वयं से विवाद नहीं हो सकता, तो एक विरोधी पक्षकार होगा। क्या होगा? जिसे कहेंगे अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी कोई ना कोई होगा आपके विरुद्ध में, जिससे आपका विवाद है। दूसरी बात उसमें क्या होना चाहिए? दूसरी बात क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, विवाद का विषय वस्तु। विवाद किस क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, विवाद में क्या है? विवाद किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है, विषय वस्तु हो सकता है। विषय वस्तु कैसा हो सकता है? किसी की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया हो किसी ने,
उसकी वाइफ से डिस्प्यूट हो गया हो, किसी अधिकार से संबंधित डिस्प्यूट हो गया हो, तो एक विषय वस्तु होगा, विवाद होगा ना, कि हमारा ये विवाद है तुमसे। जैसे हमसे आपसे कैसे विवाद हो सकता है? सर यार आप पढ़ा नहीं रहे हो, मेरा पेपर है। विवाद होगा कि नहीं? कैसा विवाद हुआ? विषय वस्तु है कि नहीं विवाद में? सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, सर हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। विवाद के विषय वस्तु क्या है? पढ़ाना, सही से न पढ़ाना विवाद विषय वस्तु है। दूसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या होगा? वाद कारण, कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से उत्पन्न हुआ, कॉज ऑफ एक्शन। और चौथा क्या होगा? चौथा इसका स्तंभ होगा रिलीफ क्या माना गया है। ये चार बात अगर नहीं है तो वाद नहीं है वो। अगर चार में से रिलीफ न हो तो क्या मुकदमा हो सकता है? क्या आपकी मांग क्या है? क्या मांग रहे हो? कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हो? आपसे हो सकता है कोई भी बात। ये चार बात वाद में होनी चाहिए। आपके जान में हमेशा बैठा होना चाहिए कि ये चार बात नहीं है तो वाद नहीं है। ठीक है। अब बात ये है कि अब हम दूसरी बात इसमें कर लें, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट पढ़ रहे हैं वादों के पक्षकार, तो जरा हम पक्षकार वाली बात कर लें, पार्टी वाली बात कर लें। किसी भी मुकदमे में, या एक बात और थोड़ा सा सुन लो बाद में, जैसे अगर हम कहें वाद के पक्षकार, चलो ठीक है, पक्षकार से हम बात करें, दूसरी बात करें, पक्षकार एक मुकदमे में कितने हो सकते हैं? पक्षकार शब्द का अभिप्राय है मुकदमेबाज, यानी कि मुकदमा लड़ने वाला। ठीक है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से पक्षकार, पार्टी ऑफ द सूट मीन्स ऐसे पर्सन से है, ऐसे व्यक्ति से है जो कि उस विवाद में डायरेक्टली भाग लेगा। ठीक है ना? और एक इनडायरेक्टली भी भाग ले सकता है, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। तो हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्षकार न कह करके इसको हम लीगल नाम देंगे। पक्षकार दो प्रकार के होंगे, एक आवश्यक पक्षकार, एक उचित पक्षकार, एक नेसेसरी पार्टी और एक प्रॉपर पार्टी। जरा आप एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी क्या है। प्रॉपर पार्टी क्या होता है, नेसेसरी पार्टी। देखो, नेसेसरी पार्टी के बगैर मुकदमा स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। नेसेसरी पार्टी के बगैर मुकदमा सूट ही नहीं फाइल किया जाएगा। यानी कि नेसेसरी पार्टी कौन है? जो अपोजिट पार्टी, विरोधी पार्टी जिससे आपका विवाद हुआ है, वो क्या है? नेसेसरी पार्टी है। उसके बगैर कैसे मुकदमा स्टार्ट होगा? जाकर अगर हम न्यायालय से, कोर्ट से कहें कि मिस्टर कोर्ट मेरा मुकदमा लिख लो, कहो किसके विरुद्ध लिखे? किसके विरुद्ध लिखे मुकदमा? बोला मुझे पता नहीं है। कहेगा चल भाग, उठ यहां से, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, न्यायालय के समय बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। देखो इसका माइंड खराब तो नहीं है। हमारे से सनकी जज बैठा हो, अगर जज बैठ के जाओ वहाँ पर सनकी व्यक्ति बैठा हो, तो इसको जरा अरेस्ट कर लो, इसके माइंड का जरा चेक कराओ, जरा अनसाउंड माइंड तो नहीं है। और हम वही अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर देंगे, अनसाउंड माइंड हो गया है। ठीक है ना? इसको भेज दिया जाए कुछ दिन के लिए पागल खाने में। तो पक्षकार क्या होना चाहिए कि नहीं? पक्षकार जो है, जो विरोधी पक्षकार है, उसके बगैर मुकदमा का संचालन ही नहीं किया जा सकता है। नोन एज नेसेसरी पार्टी। प्रॉपर पार्टी क्या होता है? प्रॉपर पार्टी मीन्स जैसे मुकदमा चल रहा है, उस व्यक्ति की कहीं पर जरूरत पड़ गई
किसी बात को साबित ना साबित करने के लिए, कोई एविडेंसेस को प्रूफ करने के लिए, कोई ऐसी बात रखने के लिए जो कुछ मुकदमे में जरूरी है, उसे बुलाया जा सकता है। बट उस व्यक्ति के बगैर कोर्ट का कोई भी काम नहीं रुकेगा। प्रॉपर पार्टी के बगैर कोई काम, कोर्ट का कोई काम नहीं रुकेगा। अगर आपसे ये कहे कि क्या विटनेस प्रॉपर पार्टी है कि नेसेसरी पार्टी है, देखो विटनेस अगर प्रॉपर पार्टी भी हो प्रॉपर पार्टी है, नेसेसरी पार्टी नहीं है विटनेस। गवाह जो होता है किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए बुलाया जा सकता है। जरा ध्यान से सुनाओ, पार्टी नहीं, यही तो बात करना है। वो पार्टी नहीं है, वो किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए बुलाया जा रहा है। और अगर किसी बात को प्रूफ नहीं करने के लिए वो आ रहा है तो उसे बाउंड भी किया जा सकता है विटनेस को, ठीक है ना। कोर्ट के द्वारा बाउंड किया जा सकता है विटनेस को। आपका क्वेश्चन होगा सर मर गया तो कोई बात नहीं, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 पढ़ा होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशंस इन क्रिमिनल मामले में, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 डाइंग डिक्लेरेशंस इन सिविल सूट। और सेक्शन 32 में क्या बात कहा गया, 32-33 में दोनों ही सेक्शन है, एक नहीं दोनों ही, 32-33 दोनों ही है। उसमें कहा गया जो व्यक्ति मर गया हो, डेड पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, जिसे खोजा नहीं जा सकता है, इनकम्पिटेंट पर्सन, जो इनकम्पिटेंट हो गया है, कोई ऐसा पक्षकार है, चौथा बात लिखा गया है, जो बहुत दूर रहता है, आउट ऑफ कंट्री हो, उसको लाने में बहुत हैवी खर्च हो, उसकी बातों को हम क्या मान लेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना आप लोग को कॉन्सेप्ट, डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर लेंगे। तो पक्षकार महत्वपूर्ण दो होते हैं, नेसेसरी पार्टी के बगैर मुकदमे का संचालन ही नहीं हो सकता है। और प्रॉपर पार्टी की बात करें, अगर हम प्रॉपर पार्टी की बात करें तो प्रॉपर पार्टी में उसके बगैर कोर्ट का कोई काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया है आपको, आवश्यक पक्षकार और ये पक्षकार क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, दूसरी बात, नेसेसरी पार्टी इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर कोई डिक्री नहीं पास हो सकती है। और नेसेसरी पार्टी दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है। अब जब वाद की बात करें तो पक्षकार की बात करें तो पक्षकार कितने होते हैं, दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के पक्षकार होंगे। दो प्रकार आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन किसी मुकदमे में जो पक्षकार होंगे, जो मुकदमा लाया जाता है, जिसके द्वारा मुकदमा लाया जा रहा है, वो व्यक्ति कौन होता है, प्लेंटिफ, जिसे हिंदी में कहते हो वादी। और जिस व्यक्ति से आपका विवाद हुआ है, जिस व्यक्ति से आपका विवाद हुआ है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम लोग, डिफेंडेंट, प्रतिवादी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर मान लो कोई मुकदमा चल रहा हो और उस मुकदमे में नेसेसरी पार्टी कोई छूट गया हो, ठीक, कोई पार्टी छूट गया हो, कोई मुकदमा चल रहा हो जिसमें से वादी कोई छूट गया हो, प्लेंटिफ, और प्रतिवादी भी छूट गया हो, तो सबसे पहले हम प्लेंटिफ की बात करेंगे। क्या किसी व्यक्ति को प्लेंटिफ बनाया जा सकता है? नहीं बेटा, कभी नहीं।
बिना उसके सहमति लिए प्लेंटिफ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि प्लेंटिफ उस व्यक्ति से पूछा जाएगा क्यों भाई आप मुकदमा करना चाहते हो इस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि प्लेंटिफ बनाने से क्या हो रहा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट की, वाद की बहुलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, विवाद बढ़ रहा, कोर्ट पर बर्डन पड़ेगा प्लेंटिफ को लाने से, अगर प्लेंटिफ किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बनाया जा रहा है तो। क्योंकि मुकदमा तो प्लेंटिफ करता है ना, जब ध्यान से, जब मुकदमा प्लेंटिफ करता है, जब आप हमारे ऊपर, जैसे कि मान लो कि मेरा आपसे विवाद है और आप मेरे ऊपर मुकदमा करना ही नहीं चाहते हो, आप मना कर दे रहे हो कि नहीं मुकदमा हम नहीं करेंगे। अगर हम आपको जबरदस्ती घसीट करके ले आए कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के माध्यम से, नहीं मुकदमा करना पड़ेगा, तो क्या हो रहा है, विवाद बढ़ रहा है कि घट रहा है सोसाइटी में? विवाद बढ़ रहा है। और शांतिपूर्ण स्टेट किसे कहेंगे? जिसमें विवाद कम हो। शांतिपूर्ण राज्य स्थापित वहां पर होता है जहां विवाद कम हो। इसके कारण से अगर किसी न्यू प्लेंटिफ को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले न्यू प्लेंटिफ की सहमति ली जाएगी। लेकिन जस्टिस के अपोजिट हम चलते हैं डिफेंडेंट के यहां। जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट किसी को भी बनाया जा सकता है, उसकी सहमति नहीं ली जाएगी डिफेंडेंट का। प्रतिवादी किसी को भी बनाया जा सकता है, प्रतिवादी की सहमति नहीं ली जाएगी, लेकिन वादी की सहमति ली जाएगी। ठीक, हाँ अब आप क्वेश्चंस पूछो बेटा, क्या कह रही है? वही हम बताते, आपने कहा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ। मेरे कहने का मतलब हो सकता है, अगर उसका डिस्प्यूट हो तो वो जरूर पार्टी प्लेंटिफ हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जब किसी को, जैसे अब आप समझना, थोड़ी सी बात और समझो, इसको ब्रीफ में समझो थोड़ा सा। एक मुकदमा चल रहा है, एक मुकदमे में प्लेंटिफ हैं कनिष्का। हम ABCD लेकर के नहीं समझाएंगे आप लोगों को, ABCD में बच्चों को समझ में नहीं आता है। आई होप जब मुझे सर समझाते थे तो हमारे गुरु जी नहीं समझाते थे, लेकिन पहले कुछ टीचर समझाते थे ABCD लेकर के, वो कन्फ्यूजन हो जाता है, ABCD में समझ में नहीं आती है। आपके दोस्तों में से एक नाम लेके समझाओ, उसी को पक्षकार बनाओ तो ज़्यादा समझ में आता है। तो मान लो कि एक कनिष्का और एक करिश्मा, दोनों का विवाद मुझसे है, और उसमें एक प्लेंटिफ और हो सकता था। जब मुकदमा चलने लगा, मुकदमा चल रहा था, तो पता चला कि एक प्लेंटिफ और हो सकता है, और वो प्लेंटिफ, उसमें एक और व्यक्ति है शामिल, जिसे छूट गया है नाम चढ़ाना। क्या हो गया है? छूट गया है नाम चढ़ाना, चढ़ाया नहीं गया है, भूल हो गई है, और वो है शिवांगी। तो सबसे पहले शिवांगी को प्लेंटिफ बनाने के लिए, क्या प्लेंटिफ शब्द वादी शिवांगी से न्यायालय पूछेगा, क्यों भाई शिवांगी मैडम ये बताओ आप कि आप मुकदमा करना चाहती हो? नहीं, आपकी सहमति मांगेगा ना कि ये डिस्प्यूट है, क्या आप इनके ऊपर सूट लाने चाहती हो? अगर आपकी सहमति, आपने सहमति दे दिया, तभी नए प्लेंटिफ को शामिल करेगा, अन्यथा शामिल नहीं करेगा। लेकिन मुकदमे के दौरान अगर ये बात पता चल जाए कि एक प्रतिवादी और है, इसमें एक व्यक्ति और शामिल है, मान लो मैं प्रतिवादी हूं मिस्टर सुभाष चंद्र सिंह, डिफेंडेंट, और मुकदमा चल रहा है करिश्मा वैष्णवी, करिश्मा का और कनिष्का का मुकदमा प्लेंटिफ है ये। जब मुकदमे में कोर्ट को ये पता चला कि एक प्रतिवादी और है, वो भी इस मिस्टर सुभाष चंद्र सिंह का साथ दिया है इस कामों में, वो भी प्रतिवादी है और उसका नाम कस्तूरी है, तो जब प्रतिवादी की बात आएगी तो कस्तूरी से यह सहमति नहीं लिया जाएगा कि क्या कस्तूरी आप प्रतिवादी बनना चाहती हो? नहीं। जो विवाद में
जो अपोजिट पक्षकार है उनकी सहमति नहीं ली जाएगी, सहमति उसकी ली जाएगी, प्लांटिफ की सहमति ली जाएगी। प्लांटिफ की सहमति लेने के पीछे कारण है। कारण क्या है प्लांटिफ को लेने के पीछे? क्योंकि प्लांटिफ की वजह से मुकदमा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। प्लांटिफ वह व्यक्ति है, वादी वह व्यक्ति है जो मुकदमा करता है, करने वाला व्यक्ति है। अगर हम मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर करें तो विवाद बढ़ेगा, मुकदमेबाजी बढ़ेगी, और मुकदमेबाजी को बढ़ावा न दिया जाए इसके वजह से उसकी सहमति ली जाती है। अगर वो सहमति नहीं देगा, मना कर दिया, तो उसे प्लांटिफ नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनना कि अगर कोई मुकदमा चल रहा हो, किसी भी व्यक्ति को प्लांटिफ बनाना है, किसी भी व्यक्ति को डिफेंडेंट बनाना है, तो क्या न्यू प्लांटिफ, न्यू डिफेंडेंट जो सूट चल रहा है ऑलरेडी, क्या उसमें बनाया जा सकता है? तो किस स्टेज पर बनाया जा सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई जवाब देगा क्या आप लोगों में से? क्या एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिफोर जजमेंट ना, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बट बिफोर जजमेंट। किसी भी मुकदमे में, किसी भी प्रकरण पर किसी भी व्यक्ति को न प्लांटिफ न डिफेंडेंट बनाया जा सकता है, बट जजमेंट से पहले। क्लियर हो गया ना? किसी को भी। अब बात यह है, एक क्वेश्चन और इसमें बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति को प्लांटिफ और डिफेंडेंट कोर्ट बना रहा है, तो ये कोर्ट का कैसा पावर होगा? डिस्क्रिशनरी पावर है, न्यायालय के स्वविवेकाधिकार है, या बाउंड बाय लॉ है? पहली बात तो सिविल मामले में कहा गया कि न्यायालय का यह विवेकाधिकार है। अब हम जब न्यायालय की विवेकाधिकार की बात कर रहे हैं, तो जरा हम जाते हैं दूसरे लॉ में, एविडेंस एक्ट में जाते हैं। प्रजम्पशंस पढ़ा होगा, प्रजम्पशंस में प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो ये न्यायालय के किस क्षेत्र में जाएगा? में प्रज्यूम में जाएगा बेटे, में प्रज्यूम में जाएगा। में प्रज्यूम में क्या होता है? न्यायालय की विवेकाधिकार होता है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि इसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा कि पक्षकार इस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए? किसी मुकदमे में जो मुकदमा चल रहा है, ये डिसाइड करेगा न्यायालय, आप नहीं डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा। और न्यायालय के विवेकाधिकार है, में प्रज्यूम में ये शब्द आएगा। क्लियर हो गया यहां तक के? अब जरा हम इसमें पक्षकारों की बात और डिटेल में करें। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको कट करके थोड़ा सा फिर से चला दो ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा।